दोस्तों, जीवन बीमा एजेंसी के लिए मैनेजमेंट कोर्स की यह 6वीं वीडियो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक जीवन बीमा अभिकर्ता को अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके बिना समय को नुकसान किए हुए आज की इस वीडियो को हम अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस जानकारी को दें, एक चीज़ बताना मैं आपको ज़रूरी समझता हूं। अगर आपने पार्ट 3 और पार्ट 4 की वीडियो को नहीं देखा है तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है निश्चित रूप से आपको कंफ्यूज करेगी। तो मेरा सुझाव यह होगा कि पहले आप पार्ट 3 और उसके बाद पार्ट 4 की वीडियो को देखें और फिर आप इस वीडियो को देखना शुरू करें। चलिए अब हम इस जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपना यह जो चैनल है यह अगस्त 2015 में मैंने शुरू किया हुआ था और उस समय से लेकर आज तक जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब तक आप जैसे बहुत सारे अभिकर्ताओं से हमारी बातचीत होती रही है और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोगों से भविष्य में भी बातचीत होती रहेगी। तो इस दौरान मैंने जो ऑब्जर्व किया है वह यह किया है कि बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता जिन्होंने अभी नई नई एजेंसी ली है, और मुझे लगता है कि आपके भी ऐसे अनुभव रहे होंगे, उनमें से कुछ लोग आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपने एजेंसी के पहले साल में ही बहुत बढ़िया व्यवसाय कर जाते हैं, और बहुत सारे एजेंट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो 15 साल 20 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वह अपने कारोबार में जिसको कहा जाए बड़ी सफलता हासिल करना वह नहीं कर पाते। अब इसके पीछे की वजह क्या है, और अगर हमको अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज की यह जो वीडियो है इसी बेस के ऊपर आधारित है। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से आपके मन में भी यह होता होगा कि वही फील्ड है, वही काम करने का तरीका है, वही पॉलिसियाँ बेचना है, उसी कंपनी में काम करना है, तो आपका एक साथी अभिकर्ता कैसे जो है वह MDRT कर लेता है, COT कर लेता है, कैसे एक ही दिन में वो 50-50 पॉलिसी सेल कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। आपके मन में ऐसे सवाल तो आते हैं ना। तो दोस्तों, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह होती है। देखिए, हर व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वह एक दूसरे से अलग है, फैमिली की लायबिलिटीज़ अलग है, आपकी पकड़ अलग है। बहुत सारे अभिकर्ता ऐसे हैं, और मैं तो कई सारे अभिकर्ताओं को जानता हूँ जिन्होंने अपनी नई नई एजेंसी ली और एजेंसी लेने के बाद वो MDRT कर गए, COT कर गए। अब जब इसकी गहनता से जांच की गई तो मैंने कई जगह पर पाया कि या तो उनके पिता LIC के किसी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे थे, या वो पहले से LIC में अच्छा कारोबार कर चुके थे, या कुछ ऐसे अभिकर्ता रहे जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट करके और इस तरह की सफलता हासिल कर लिए। और इस तरह के कई कारण होते हैं जिसकी वजह से कि आपका साथी अभिकर्ता बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है और आप काफ़ी प्रयास करते हैं, उसके बावजूद आप अपनी इच्छा के अनुसार सफलता नहीं पा पाते हैं। तो मेरा क्या कहना होता है ना कि देखिए, आप अपनी तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप हमारी इस बात को मानेंगे और आप दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देंगे। आपको अगर तुलना करना होगा तो आप अपने आप से करेंगे, अपने पिछले कार्यों से अपनी तुलना करेंगे और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, जीवन बीमा कारोबार में सफलता का इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आपको एक मंत्र तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको इस मंत्र को भी नोट कर लेना चाहिए कि अगर आप रेगुलर सक्सेस होना चाहते हैं, एक अस्थायी सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। आप अपने पिछले कार्यों का आकलन करें और खुद के टारगेट को ही तोड़ने की कोशिश करें। यकीन मानकर चलें, आप बहुत जल्द बहुत बड़ी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप लक्ष्य बनाने का निर्णय ले रहे हैं तो देखिए, मैंने तीसरी वीडियो में यह आपको सुझाव दिया हुआ था कि आपको इसके लिए 4 रजिस्टर बनाने होंगे। तो आपको अपने सामने इन चारों ही रजिस्टर को रख लेना चाहिए, और इस रजिस्टर पर लिखने से पहले आपको खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आप यह लक्ष्य बनाना क्यों चाहते हैं, आप बीमा व्यवसाय कर क्यों रहे हैं। आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि आप इन लक्ष्यों को बनाने के बाद आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जरूरी है ना, क्योंकि जब हमको यही नहीं पता होगा, हम मनमाने तरीके से कुछ भी लिखते चले जाएंगे
तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना वो अभी मनमाने तरीके से आएगा। तो यह क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आपको अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या आप जीवन बीमा कारोबार करके पैसा कमाना चाहते हैं? दूसरा चीज, क्या आपकी इच्छा अपना नाम रोशन करने की है कि आप बीमा कारोबार में लोग आपको जाने? क्या आपकी यह इच्छा है? या फिर आप यह चाहते हैं कि चलो ठीक है, पैसा भी मिले, नाम भी मिले, लेकिन जब मैं इस धरती को छोड़कर जाऊं तो जो मेरे आध्यात्मिक दायित्व हैं मैं उन आध्यात्मिक दायित्वों का भी निर्वहन करता हुआ जाऊं? वास्तव में आपकी इच्छा क्या है? दोस्तों देखिए, यहाँ पर भ्रमित मत होइएगा। यह जो तीनों ही तरह के कहा जाए ये जो लक्ष्य हैं या जो ये तीनों ही तरह की जो आपकी सोच है वह एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, आपको अपने दिल की गहराई से यह पूछना होगा, आपको अपने आप से यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस आधार पर इन लक्ष्यों को बनाना चाहते हैं। अगर हो सके तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए ना, आप LIC से पाना क्या चाहते हैं। इसके बाद अगर आप लक्ष्य बनाने जा रहे हैं तो लक्ष्य बनाने से पहले एक चीज आपको जरूर जानना होगा। जानना क्या है कि आपका जो जीवन बीमा कारोबार है, इस कारोबार का असर दूसरे लोगों पर क्या होता है। दोस्त, एक बार आप सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जिसके पिता ने उसको यह उम्मीद दी हुई है कि बेटा तुम पढ़ो, जब तुम बड़े होगे तो मैं तुमको डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा, मैं तुमको एक न्यूज़ रिपोर्टर या फिर आर्किटेक्चर बनाऊंगा, मैं तुमको एक साइंटिस्ट बनाऊंगा। इस तरह का कोई भी सपना लेकर वह बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन अचानक ही दुर्भाग्यवश उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी माता हाउसवाइफ है। जरा सोचिए ना, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। निश्चित रूप से वह बच्चा भूखा तो नहीं मरेगा, लेकिन क्या उसके पिता ने जो सपना देखा था वह सपना पूरा हो पाएगा? दोस्त, यह दायित्व तो आपके कंधों पर है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, अगर आप समाज में वास्तव में एक धरातल पर उतरकर अगर आप सर्वेक्षण करेंगे, आप लोगों की जांच पड़ताल करेंगे, तो आप पाएंगे यह एक बहुत बड़ा रीजन है जो क्राइम को जन्म देता है। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई है और उसकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चे बड़े होकर क्राइम क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। कोई छोटी सी बिटिया है, उसके सपने आप पूरे कर सकते हैं। चलिए, कम से कम सुरक्षा तो दे सकते हैं ना, उन सपनों को तो सुरक्षित कर सकते हैं ना। अगर आप यथार्थ की धरातल पर गहनता से अध्ययन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि पता नहीं कितनी बेटियां, पता नहीं कितनी माएँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपने तन के कपड़े उतार देती हैं। दोस्तों, हमारा और आपका यह जो कार्य है ना, दुनिया कुछ भी कहे, बहुत तरह के ऑब्जेक्शन जीवन बीमा कारोबार करने वाले अभिकर्ताओं को झेलने पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों यह दायित्व तो हमारे और आपके कंधों पर हैं। हम इस तरह की कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं, हम अपना योगदान दे सकते हैं। हम जब कोशिश करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को मजबूत करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देती है और मुझे गर्व होता है कि हम इस तरह की संस्था के लिए काम करते हैं। तो दोस्त, जब भी कभी आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले आपको अपने आप को यह एहसास तो जरूर दिलाना होगा कि आपके दायित्व क्या हैं। अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ठीक है, वो आपकी सोच हो सकती है कि आपको पैसा कमाना है, आपकी यह सोच हो सकती है कि मुझको अपना नाम कमाना है। वो होता है, हमारे यूपी बिहार में कहा जाता है कि यह तो घलुआ में मिल जाता है। आप बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, आपने बहुत सारी सब्जियां खरीदी तो मिर्चा और धनिया ये फ्री में जो है वो दुकानदार दे देता है, तो यह घलुआ है। तो यह जो आपके पैसे हैं और आपका जो नाम है, यह तो आपको घलुआ में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो अपने आप को यह एहसास दिलाइए कि आप जितना बड़ा लक्ष्य लेंगे, आप उतने परिवारों को, उतने लोगों को एक आर्थिक सुरक्षा दे पाएंगे, एक सपोर्ट दे पाएंगे। दुनिया क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रहा हूं। यह तो ईश्वर की असीम कृपा है ना कि हम आप ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पर कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बहरहाल, चलिए अब इस मुद्दे पर हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारा जो मेन विषय है हम उसी पर लौट के आते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं ना कि आप चाहे जिस किसी भी कारण से इस लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हों या फिर जिस किसी भी कारण से आप अपना जीवन बीमा कारोबार कर रहे हों,
आपको अपने आप से यह पूछना चाहिए कि आप जो भी लक्ष्य बनाना चाहते हैं या जिस भी चीज़ के लिए लक्ष्य बनाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप करेंगे क्या। कई बार जब अभिकर्ताओं से बात होती है तो कुछ अभिकर्ताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि सर मैं कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, लेकिन यह जो लक्ष्य मैंने बनाया है इस लक्ष्य को मैं पूरा करूंगा। और कमाल की बात बताऊं, बहुत सारे ट्रेनिंगों को भी मैंने देखा है यूट्यूब चैनल्स पर, जो हमारे जो दूसरे ट्रेनर्स हैं अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी यह कहा जाता है कुछ भी करो भाई, इस लक्ष्य को पूरा करना है तो करना है। लेकिन दोस्तों, मेरा क्या कहना है कि क्या यह सही है? हम कुछ भी करके सफल हो जाएं, क्या वास्तव में यह एक सही तरीका है? मुझे लगता है कि यह सही तरीका नहीं हो सकता। एक अभिकर्ता मित्र ने हमें फ़ोन किया, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे यह कहा, वो शतकवीर अभिकर्ता बनने का उन्होंने लक्ष्य लिया हुआ था। उन्होंने कहा कि सर 10 महीने ऐसी पॉलिसी की हुई है कि उस क्लाइंट ने 7 साल पॉलिसी चलाई हुई थी और मैंने उस पॉलिसी को सरेंडर करा दिया और सरेंडर करा के मैंने न्यू बिजनेस कर लिया। मैंने उनसे भी कहा और मैं आपसे भी कहता हूँ, क्या वास्तव में यह सही तरीका है? ठीक है, वो जो ग्राहक है उसको नहीं पता है कि सरेंडर में उसको क्या नुकसान हो रहा है या उस पॉलिसी को अगर वह चलाता तो उसको क्या बेनिफिट होता, इसका आंकड़ा उसको नहीं है। लेकिन क्या यह वास्तव में एक सही तरीका है? आप जरा खुद से विचार करके, खुद से सोच करके, अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछ कर तो देखिए। एक कस्टमर है, मान लीजिए उसने 7 साल 8 साल पॉलिसी चलाई हुई है, उसकी क्षमता है कि वह आगे पॉलिसी चला सकता है, और आप उस पॉलिसी को सरेंडर करा देते हैं। ग्राहक का कितना नुकसान हो रहा है, और उसके बाद आप उसको एक नई पॉलिसी दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको एक पॉलिसी मिल जाए, आपके कमीशन बढ़ जाए। क्या यह एक उचित तरीका है? और दोस्तों, अगर यह एक उचित तरीका है तो मुझे लगता है कि धोखा देना कहते किसे हैं, ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। मेरा सुझाव होगा कि देखिए, अगर आप अपने जीवन में बरकत चाहते हैं, अगर आप खुशहाली चाहते हैं, तो इस तरह के जितने भी अनैतिक कार्य हैं, आप भूल कर भी इसके विषय में विचार न करें। अपने परम पिता परमेश्वर पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर भरोसा रखें और सही तरीके से कार्य करना शुरू करें। देखिए, सही तरीके से कार्य करने में मैं जानता हूँ सफलताएं मिलती हैं, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, कठिन परिश्रम करना होता है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो मजबूती के साथ खड़े होते हैं। चलिए, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि अगर आपने जो भी लक्ष्य बनाया है या जो लक्ष्य बनाने की सोच रहे हैं, इस लक्ष्य को पाने के लिए आपके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यह बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम अपनी समस्याओं को अगर इग्नोर कर देंगे तो यह समस्याएं रोड़ा बनकर बार बार हमारे सामने खड़ा होती रहेंगी। क्या हमारे पास नॉलेज की कमी है? अपने आप से पूछिए ना। क्या हमारे पास पैसे की कमी है? वह क्या कारण है जो हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ब्रेकर का काम करेंगे? सबसे पहले हमको वह जानना होगा, और जानना ही नहीं होगा, हमको उसको नोट करना होगा। क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं से भली भांति परिचित होंगे, तब हम उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सोच सकते हैं, हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, तभी हम इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमको अपने आप से यह भी पूछना होगा कि अगर हम यह लक्ष्य चुनते हैं तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, वह कौन कौन से अवसर हैं जिसके कारण हम इस लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। हमको यह भी जानना होगा। जितना हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे सामने समस्या क्या है, उतना ही हमें यह भी समझना जरूरी है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। अपने अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा मजबूत करना है और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, अपनी समस्याओं का गला दबाने के लिए हमको प्रयास करना है। अब दोस्तों, अगले विषय पर मैं चलता हूं। अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने पुराने कार्यों का अवलोकन करना होगा। आप अपने पुराने कार्यों का निरीक्षण कीजिए। मैंने तीसरी वीडियो में आपको बताया है कि आप कैसे कैसे अपनी डिटेल तैयार करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी डिटेल तैयार कर ली होगी। अब उसका जो न्यू बिजनेस वाला सेक्शन है ना, उस न्यू बिजनेस वाले सेक्शन को ओपन कीजिए ना, और आप उसको ध्यान से देखिए। और सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपने पिछले वर्षों में जो लक्ष्य लिया, जैसे मान लीजिए अगर आपकी एजेंसी 5 साल की है, तो पहले वर्ष में जो आपने लक्ष्य लिया होगा, तो लक्ष्य लेने के बाद और 5 साल मतलब पहला साल जब पूरा हुआ तो वह लक्ष्य आपने कितना पूरा किया। ठीक इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल का जो कार्यकाल आपका रहा है, इसमें लक्ष्य और लक्ष्य का रिजल्ट क्या रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए ना।
और इसके बाद आप अपने आप से पूछिए कि आप जो पिछला लक्ष्य आपने लिया या आपको दिया गया, तो आप इस लक्ष्य को पूरा कैसे करते हैं। क्या आप अगर लक्ष्य लेते हैं तो वो लक्ष्य आप पूरा कर लेते हैं या नहीं कर पाते। पहला क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या अगर आप एक बड़ा लक्ष्य ले लेते हैं, जैसे आपको ये लगता है कि यार चलो यार क्या है, इस साल मैं किसी भी तरह से करके 25 पॉलिसी या 50 पॉलिसी सेल कर लूँगा, लेकिन आपने लक्ष्य ले लिया कि हम क्या है 250 पॉलिसी करेंगे, तो क्या आप इस तरह के लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं। यह अनुभव आपको जो आपके पिछले कार्य हैं उनसे मिलेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप वह कार्य कर लेते हैं जो लक्ष्य आप खुद चुनते हैं। आपको यह लगता है कि नहीं मैं इतना कर लूँगा और आप उतना कर गुजरते हैं। देखिए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। वह महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब हम लक्ष्य ले रहे हैं ना, तो उस समय वो लक्ष्य नहीं होता कि हमारे क्या है बैग के अंदर 4 ठे प्रपोजल फार्म भरा हुआ है और हमारा विकास अधिकारी हमसे बोल दिया कि भाई कितना बीमा करोगे, तो आपने कहा 5 बीमा हम कर देंगे। हमारा विकास अधिकारी तो खुश हो गया कि यार देखो यार 5 बीमा करके लेके आ रहा है, लेकिन अपने आप को ये पता है कि 5-4 प्रपोजल तो भरा हुआ है, एक ठे बीमा तो हम कहीं से भी किसी से भी बोलेंगे तो हम कर लेंगे। वो लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यह मान के मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आपको अपने आप से पूछने को कह रहा हूँ कि आपके पास प्रपोजल फार्म है ही नहीं। आज की डेट में आप नील बटा सन्नाटा हैं। ऐसी कंडीशन में क्या आपको यह लगता है कि यार मैं इस साल 50 पॉलिसी कर लेता हूं, तो आप उस 50 पॉलिसी को सेल कर लेते हैं। आप इसका उत्तर हाँ या नहीं में लिखिए। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको फिलहाल के लिए यह बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आ रही हो, लेकिन इस चीज़ को नोट कीजिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब जब आप अपने नव व्यवसाय का अवलोकन कर रहे हो, तो आपको अपने आप से यह भी पूछना होगा कि आप जो भी लक्ष्य लेंगे उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या नए ग्राहक तलाश करना यानी कि प्रॉस्पेक्टिंग के जो टिप्स हैं, वो कितने तरह के टिप्स आपके पास हैं, आप उसको नोट कीजिए। क्या आप डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि आज की डेट में आपको फेसबुक नहीं आता, ट्विटर नहीं आता है, लिंक्डइन नहीं आता है, व्हाट्सएप पर कैसे क्लाइंट प्राप्त किया जाए नहीं आता है, आपको चलाना भी नहीं आता है, तो क्या आप यह तय कर सकते हैं कि चलो ठीक है, यह जो साल है, इस साल चलो ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को क्लाइंट मिल जाए, लेकिन अगर मेरे को क्लाइंट नहीं भी मिलता है तो कम से कम 2 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे कि 1 साल के बाद जब मैं आज की डेट में पहुंचूंगा तो 1 साल के बाद मुझे ये जो 2 प्लेटफॉर्म हैं, 2 प्लेटफॉर्म में आप फेसबुक ले सकते हैं, ट्विटर ले सकते हैं, कोई भी 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए कि इन 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जाता है, 1 साल के अंदर मैं इसकी जानकारी रख लूँगा। क्या 1 साल में ऐसा नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। लक्ष्य लेना है और उस पर चलना है। कैसे चलना है मैनेजमेंट कोर्स का यह हिस्सा है, यह आपको पता हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने आप से यह पूछना होगा कि अगर आप लक्ष्य को लेते हैं तो इस लक्ष्य को पूरा करने में आपके पास एग्जिस्टिंग जितने भी क्लाइंट हैं उसमें से कितने ऐसे क्लाइंट हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। उनके नाम को लिखिए। इसके बाद आप कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि सहयोगी के तौर पर आप अपने लिए कार्य के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं, आप इसको भी नोट कीजिए। और ऐसे कितने सहयोगियों को आप और तैयार कर सकते हैं अगले 1 साल में, आप इसको भी नोट कीजिए। अब दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य को चुनने के लिए तैयार हैं कि अब मेरे को अपना लक्ष्य चुनना है, तो आप इसका आधार किस चीज़ को बनाएंगे? क्या आपके जो पिछले कार्य अनुभव हैं उसके आधार पर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे? कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पिछले सालों में आपने देखा कि पहले साल मैंने 100 पॉलिसी की, दूसरे साल 150 पॉलिसी की, तो इस साल अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं 200 पॉलिसी कर सकता हूं। क्या इस तरह का लक्ष्य बनाना चाहते हैं? दूसरा चीज देखिए, पूरी ईमानदारी से खुद से आपको पूछना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि क्या आप लक्ष्य इस आधार पर निर्धारित करना चाहते हैं कि जो LIC के लक्ष्य हैं या LIC जो जैसे मान लीजिए CM क्लब मेंबर है, ZM क्लब मेंबर है, कॉरपोरेट है या फिर MDRT, COT, TOT है, आप इन चीज़ों से अपने लक्ष्य को लेना चाहते हैं। अगर आप इस तरह के लक्ष्य लेना चाहते हैं कि आप MDRT, COT, TOT, CM क्लब मेंबर, गैलेक्सी क्लब के सदस्य, कॉरपोरेट क्लब के सदस्य, ZM क्लब मेंबर,
डीएम क्लब में, मतलब इस तरह की अगर लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो फिर आपको एलआईसी के क्राइटेरिया को जानना होगा और उसके आधार पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। तय आपको करना है, क्योंकि देखिए जो भी बेनिफिट होगा, जो भी नुकसान होगा, उसके लिए अगर कोई उत्तरदायी होगा तो हम स्वयं होंगे। अगर हम अभिकर्ता हैं, हम अपना लक्ष्य चुन रहे हैं, तो उसके लिए दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो अपने आप से जानना होगा, अपने आप से पूछना होगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है। इसके बाद क्या आप यह चाहते हैं कि आपके लक्ष्य का निर्धारण कोई और व्यक्ति करे, आपका विकास अधिकारी करे, आपका CLIA करे, आपका ब्रांच मैनेजर करे, या मीटिंग में कोई आप किसी मीटिंग में पहुंचे हों और कोई ट्रेनर आए और आपको उत्तेजित कर दे और आपसे पूछे कि बताओ आप कितना बीमा करोगे, और आप बोल दें कि मैं इतना बीमा करूंगा। तो मुझे लगता है ना कि ये तो वही हो गया कि एक नशेड़ी जो है नशा करके बैठा हुआ, और जब नशा में हुआ तो उसने कह दिया कि मैं तो आज क्या है, मैं ये काम कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा। वो तो नशे वाली चीज़ हो गई ना, यथार्थ की धरातल पर तो है नहीं। और जब नशा ऐसे आदमी का उतरता है तो फिर इसे यथार्थ की धरातल पर आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि यह जो नशा है ना, इस नशे से आप बाहर निकलिए और यथार्थ की धरातल पर अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए पूरी समझदारी के साथ। जितने भी प्रश्न मैंने पूछे, हो सकता है कि आपको ये प्रश्न व्यर्थ के लगते हों, हो सकता है कि आपको यह जो प्रश्न है आपको ये लगता हो कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये वही चीज़ है। जैसे क ख ग घ पढ़ाया जाता है ना, तो क ख ग घ पढ़ने वाला बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो डॉक्टरी कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, तो उसको क ख ग घ का महत्व समझ में नहीं आता। लेकिन अगर वह बच्चा बचपन में क ख ग घ नहीं पढ़ा होता तो आज की डेट में वो, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला, अंग्रेजी मीडियम का है तो ABCD हो गया, लेकिन अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो क ख ग घ पढ़ने वाला हो गया। तो यह जो बेसिक्स है, यदि यह किसी व्यक्ति के साथ न हो तो क्या वह डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो ठीक इसी तरह से अगर आपको यह बातें व्यर्थ की या छोटी नज़र आती हों तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझ पर सिर्फ इतना भरोसा कीजिएगा कि यह आपकी सफलता का क ख ग है, ABCD है, 1 2 3 4 है। तो इसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करके देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ और मान के चलिए ना, आप साल 2 साल के लिए आप यह तय कर लीजिए कि चलो यार, है क्या कि हम इससे कोई नुकसान तो होना नहीं है, तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को और इसके आंसर्स को नोट करने के बाद तब अब आपको निकालना है अपना जो ईयरली वाला रजिस्टर है, जिसका जिक्र मैंने पार्ट 3 वाली वीडियो में मैंने किया हुआ था। ईयरली के और मंथली वाले रजिस्टर को आप निकाल लीजिए। अब करना क्या है मैं बता रहा हूं, आप उस तरह से समझदारी के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। मान लीजिए कि आपने पिछले वर्षों में यह देखा कि आपका जो मैक्सिमम वर्क रहा है, एक वित्तीय वर्ष में आपने 100 पॉलिसी सेल की है, तो मेरा सुझाव यह होगा कि अगर आप खुद के कार्यों को बीट करना चाहते हैं, खुद से लड़ना चाहते हैं, खुद के लक्ष्यों को तोड़ना चाहते हैं, तो आपने जितना भी पिछला लक्ष्य लिया हुआ था ना, सिर्फ उसका 30% बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कुछ मत कीजिए। पिछले साल अगर मान लीजिए आपने 100 पॉलिसी की हुई थी तो इस साल 130 पॉलिसी करेंगे। अगर पिछले साल आपने 120 पॉलिसी की हुई थी तो 120 का 30% बढ़ा दीजिए, यानी कि इस साल आप 156 पॉलिसी सेल करेंगे। आप इस तरह के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। अब अगर आपने हमारी चौथे वीडियो को देखा है तो चौथे वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए, आप जब अपना मिनिमम लक्ष्य लेते हैं, अगर आप एक सामान्य कार्य करने वाले अभिकर्ता हैं और आप अपना मिनिमम लक्ष्य लेते हैं अपने न्यू बिजनेस के आधार पर, तो उस समय आप अपने जो भी आपके अपने खुद के खर्चे हैं, आपका जो घरेलू खर्च है, आप इस सभी को कैलकुलेट कर दीजिए और उसको वो जो जितना खर्च आता है महीने का, आप उसको साल में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके आधार पर आप अपने नव व्यवसाय को आधारित कीजिए। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी लक्ष्य ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 2.5 लाख रुपया, आपको ये लगता है कि आपका जो टोटल खर्च है वो 2.5 लाख रुपए आता है और आप इस 2.5 लाख रुपए को अपने न्यू बिजनेस से कमाना चाहते हैं, तो फिर यह आपका बेनिफिट होना चाहिए। तो यह बेनिफिट के लिए या इस बेनिफिट को पाने के लिए आप कितना नव व्यवसाय करेंगे, कितनी नंबर आप पॉलिसी के आधार पर काम करेंगे या सम एश्योर्ड के आधार पर काम करेंगे या प्रीमियम के आधार पर काम करेंगे, यह तय आपको खुद से करना है। या फिर अगर आपने हमारी पांचवी वीडियो को देखा है
तो 5वीं वीडियो का जो मूल उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि आप खुद के कार्यों को, मतलब आपके जो फील्ड संबंधित खर्चे हैं, आपके बिजनेस से संबंधित जो खर्चे हैं, उनको आप नव व्यवसाय के आधार पर पूरा करना चाहते हैं, यह आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो इसको भी आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये लगता है कि साल में आप 1 लाख रुपए खर्च करेंगे आप अपने बीमा व्यवसाय के लिए। अब देखिए, मैं फिर से 5वीं वीडियो वाले टॉपिक को अगर मैं लेकर आऊँगा तो वीडियो लंबी होगी, व्यर्थ की लंबी होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो 5वें टॉपिक वाली वीडियो, मतलब 5वां जो वीडियो है इस कोर्स की, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी नंबर ऑफ पॉलिसी करनी होगी, या अगर सम एश्योर्ड के आधार पर अगर आप करना चाहते हैं तो कितने सम एश्योर्ड का बीमा आपको बेचना होगा, या कितना प्रीमियम आपको कलेक्ट करना होगा। आप इसका एक सालाना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। या फिर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हमको MDRT करना है, COT करना है, TOT करना है, CM क्लब मेंबर करना है, जो भी गैलेक्सी कॉर्पोरेट जो भी आपको करना हो, उसके क्राइटेरिया को देखिए और उसके आधार पर अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। तो जब आप यह लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह आपके साल का लक्ष्य होता है। ईयरली आपको 1 साल में यह इतना पूरा करना है, लेकिन इतना से काम होने वाला नहीं है। अब बारी आती है कि आपने जो भी लक्ष्य चुना हुआ है, अब आपको इसको महीने के आधार पर डिवाइड करना है। अब एक सामान्य अभिकर्ता क्या करेगा कि अगर उसको यह लगता है कि यार साल में मेरे को 120 बीमा सेल करना है, यानी हर महीने मेरे को 10 पॉलिसी बेचनी होगी, तो अगर आप अपने महीने का टारगेट 10 पॉलिसी लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 90% संभावना होगी कि आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए कि एक एजेंट ऐसे हैं जो कि पिछले साल उन्होंने 120 पॉलिसी सेल की थी। अब मेरे अनुसार अगर आप लक्ष्य लेते हैं तो 120 पॉलिसी अगर आपने की थी तो आपको कम से कम इसका 30% ग्रोथ दे देना चाहिए, यानी आपको साल में 156 बीमा सेल करना है, ऐसा टारगेट आप ले सकते हैं। तो अब अगर 156 पॉलिसी आपको 1 साल में करना है तो इसके लिए आप अगर इसको महीने में डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग हर महीने 13 पॉलिसी करनी होगी। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आप महीने का जो टारगेट है वो 13 पॉलिसी भूल कर मत लें, आप इसका भी 30% बढ़ा दें। यानी अगर महीने का 13 आ रहा है तो 13 का 30% बढ़ता है तो लगभग 14 पॉलिसी आएगा। मैं कहूँगा इसको राउंड फिगर में बढ़ाकर 15 कर दीजिए। जैसे अगर 14 आ रहा है तो 15 कर दीजिए, अगर 16 आता है तो 20 कर दीजिए। यह टारगेट लीजिए कि मेरे को महीने में 15 या 20 पॉलिसी इस आधार पर कैलकुलेट करके करनी है। ठीक इसी चीज़ को आप कमीशन के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप अपना लक्ष्य इस प्रकार से बनाइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए इसका एक आइडिया आपको मिल गया होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आप अपना साप्ताहिक लक्ष्य बनाते हैं और इन लक्ष्यों को बना लेने के बाद आपको और क्या करना होगा जिससे कि आपका लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाए, इसकी जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यदि आप हमारी उस अगली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वह वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे की लाइक की जो बटन है वो मुझे बता दे कि मेरी मेहनत एक सार्थक दिशा में चल रही है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे अभिकर्ताओं ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट किया है। मैं अपने हर उस अभिकर्ता को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका यह जो कमेंट है हमारे लिए किसी बहुत बड़ी ऊर्जा से कम नहीं है। तो जिन लोगों ने भी कमेंट किया, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह चाहूँगा कि आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है या इस संबंध में कोई कन्फ्यूज़न है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चलिए, अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इस वादे के साथ समाप्त करता हूं कि बहुत जल्द मैं अगली वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।